हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमारी चल रही है टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि हमारे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दो पार्ट्स में हम लोग 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन कवर करने वाले हैं पार्ट 3 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से पार्ट 3 में, वो है राइट अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस with special emphasis on its objectives and offenses and penalties। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में, जिसे आपने पढ़ा होगा एनडीपीएस एक्ट के नाम से। एनडीपीएस को ही शॉर्ट में कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। उसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फिर आगे आपसे पूछा गया है विद स्पेशल इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है फोकस। ज्यादा फोकस आपको किस चीज पे करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स पे करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के। उसके बाद एक और चीज इसमें पूछी गई है कि जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उसमें क्या क्या ऑफेंसेस हैं और क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं। तो ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, जो कि हमें इसको आंसर बना के बेहतरीन तरीके से लिखना है। तो यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। जैसे कि सबसे पहले कि एक्ट के बारे में पूछा गया है कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है क्या, तो आपको पहले एक्ट की जानकारी देनी होगी आंसर में। उसके बाद जैसे जैसे आगे पूछा गया आप उसके बारे में लिख सकते हो। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, ये आया था 1985 में। कॉमनली रिफर्ड टू एज एनडीपीएस एक्ट, कॉमनली इसको एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है, या फिर अगर हम कहें तो शॉर्ट में इसको एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। It is an act that prohibits a person to produce, manufacture, cultivate, possess, sell, purchase, transport, store और कंज्यूम एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी भी पर्सन पे रोक लगाई जाती है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। जिसमें किसी भी पर्सन पे रोक लगा जाती है, किस चीज के लिए, कि ना ही वो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करे, ना मैन्युफैक्चर करे, ना उसकी उपज करे, ना उस पर अपना कब्जा रखे, ना उसको सेल करे, ना उसको खरीदे, ना उसको ट्रांसपोर्ट करे, ना उसको स्टोर करे, और ना ही उसको यूज करे। इनमें से कोई भी चीज अगर रिलेटेड हम करते हैं नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड, तो वो गैर कानूनी मानी जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं, जब ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड ही हैं, जब इन सारी चीजों पे रोक लगी हुई है, तो वो मार्केट में कैसे आ रही हैं। वो सारी चीजें मार्केट में आ रही हैं जब उन लोगों के पास, जिसके पास लाइसेंस है ना, जिसके पास प्रॉपर परमिट है कि हाँ हम इन चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, ठीक है, उसका मिसयूज ना करें। कोई भी हर जो पर्सन है वो कॉमनली या ऐसे ही डेली लाइफ में इन चीजों का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ना करे, ताकि आम जनता को कोई हार्म ना हो। इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो इस एक्ट का मेन काम है कि जो भी कॉमन पर्सन्स हैं उन पे रोक लगाना, कि वो इन सारी चीजों से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है उसको कोई भी कॉमनली ना प्रोड्यूस करे, ना मैन्युफैक्चर करे, ना सेल करे। इन सारी चीजों पे कंट्रोल पाने के लिए, रेगुलेशन पाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। लेकिन ये जो एक्ट बनाया गया, इसमें जो मेन टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है नार्कोटिक ड्रग्स यूज हो रहा है, दूसरा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यूज हो रहा है। तो पहले हमें इन वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम एक्ट को समझ पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स इंक्लूड कोका लीफ, कैनाबीस जिसे हेम्प भी कहा जाता है, ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ। तो एक्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो नार्कोटिक ड्रग्स में कौन कौन सी चीज आती है। कोका लीफ जो कोका प्लांट की होती है, जो आपका कैनबिस का प्लांट होता है जिसको हेम्प भी कहा जाता है, जो आपका ओपियम होता है, जो आपका पॉपी स्ट्रॉ होता है, ये सब नार्कोटिक ड्रग्स में आती है, ठीक है। वहीं पे जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके माइंड को ऑल्टर कर देते हैं ना, जो आपकी दिमाग की एक्टिविटी होती है उसको चेंज कर देते हैं। माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स कहा जाता है इसको। जैसे कि आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा एलएसडी के बारे में, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड कहा जाता है। ये आपकी माइंड की एक्टिविटी को बिल्कुल बदल देता है। पेनसाइक्लिडिन हो गया, एम्फीटामाइंस हो गए, बार्बिचुरेट्स की कैटेगरी हो गई, मेथाक्योलोन हो गया, कुछ डिजाइनर ड्रग्स हो गई जैसे एमडीएमए हो गया, डीएमटी हो गया। तो ये कुछ ऐसी सीरियस ड्रग्स हैं जिसको अगर कोई
पेशेंट या कोई नॉर्मल पर्सन लेता है तो उसकी माइंड ऑल्टर एक्टिविटी और ज्यादा तेज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। वर्ड ही आया है साइको से, साइको वर्ड लिखा होता है, रिलेटेड होता है हमारे माइंड से, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी माइंड की एक्टिविटी को ऑल्टर कर देते हैं, माइंड की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, उन्हें साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। आगे हमारे क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स, तो हम आगे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे एनडीपीएस एक्ट के। मेनली एनडीपीएस एक्ट के हमारे ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहे, है ना। अगर उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं रहेगा तो कोई भी आम इंसान अगर उसको मिसयूज करता है तो उससे उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू मेक स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का वो ये है कि सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के कंट्रोल के लिए और उनको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट जो है उसका मेन काम है कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करे ताकि जितने भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनका मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, पोजेशन ये सब नियंत्रित रहे। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण रखना, है ना। तो ये सारी चीजें कब नियंत्रित रहेंगी, कब रेगुलेटेड रहेंगी? जब सरकार डिसाइड करेगी कि किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। तो लाइसेंसिंग की अथॉरिटी जब सरकार को दी जाती है तो वो भी एनडीपीएस एक्ट द्वारा ही दी जाती है। कुछ अथॉरिटीज होती है एनडीपीएस एक्ट में जिसके द्वारा ये एनडीपीएस एक्ट पूरा चलता है। तो कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं? तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ना। ये जो एक्ट है एनडीपीएस एक्ट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कमिश्नर को अपॉइंट करती है जिसको कहा जाता है नार्कोटिक कमिश्नर, है ना। अब हमारे एक्ट का नाम ही है नार्कोटिक एक्ट, तो इसमें जो कमिश्नर होगा उसको कहा जाता है नार्कोटिक कमिश्नर। और कुछ और ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाता है नार्कोटिक कमिश्नर की हेल्प करने के लिए। नार्कोटिक कमिश्नर हिमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स शैल परफॉर्म द फंक्शंस। अब नार्कोटिक कमिश्नर खुद भी काम करता है और जो दूसरे ऑफिसर्स उसके साथ अपॉइंट किए जाते हैं उसके साथ भी मिलकर काम करता है। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि जहां जहां ओपीएम पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा है, मतलब जहां जहां ओपीएम पॉपी की खेती हो रही है तो उस सारे एरिया को वो सुपरवाइज करता है, मतलब उसकी निगरानी रखता है। दूसरा, जहां पे भी ओपीएम का प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड सारी जानकारी नार्कोटिक कमिश्नर को रखनी पड़ती है। फिर आती है आपकी कमिटी जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाला द्वारा बनाई जाती है, उसे कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमिटी, ठीक है, फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। ये जो एक्ट है ये पूरा स्मूथ चल पाए इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एक कमेटी बनाती है, एडवाइजरी कमेटी बनाती है, सलाहकार कमेटी बनाती है। उस कमेटी का नाम है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। ऐसी कमेटी जो एडवाइस देती है, जो कंसल्ट करती है, जो भी हमारे मैटर्स हैं उससे रिलेटेड, उसको कहा जाता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी। अब इस कंसल्टेटिव में कौन कौन से, इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं? दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। इस कमेटी में सबसे हेड जो होते हैं वो होते हैं चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स नॉन एक्सीडिंग 20। और कुछ और मेंबर्स भी होते हैं लेकिन 20 के अंदर 20 से ज्यादा इस कमेटी में मेंबर्स नहीं होते। ये सारे जो मेंबर्स हैं अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस द कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट एंड अपॉइंट वन और मोर सब कमिटीज। अब ये जो कमेटी होती है इसमें 20 के अंदर लोग ही रखने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, हमें और लोगों की जरूरत है, तो और कमिटीज भी बनाई जाती हैं, एक या एक से ज्यादा, जिसे सब कमेटी कहा जाता है। ये जो कमेटी बनाई गई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जितने भी मैटर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडवाइस से रिलेटेड, ठीक है। ये कमेटी एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या करना है और क्या नहीं। लास्ट थर्ड पार्ट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड कि एनडीपीएस एक्ट में क्या क्या ऑफेंसेस हैं और क्या क्या पेनल्टीज है। ऑफेंसेस का मतलब होता है जुर्म करना, है ना, कोई कानून तोड़ना, कोई इलीगल काम करना, उसे ऑफेंसेस कहा जाता है। और क्या क्या पेनल्टीज लगती हैं वो
जैसे कि हमने पढ़ा नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में आता है पॉपी, आता है आपका ओपीएम, आता है ओपीएम पॉपी, आता है ना ओपीएम, आता है कैनाबिस प्लांट, आता है। तो अगर कोई भी इसका गैर कानूनी काम करता है, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है लॉज के अगेंस्ट जाना, गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाना, तो कोई भी अगर इनकी खेती करता है या इनका गैर कानूनी बिजनेस करता है तो क्या क्या उनको पेनल्टीज लग सकती है। सबसे पहले कंडीशन है वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे दो क्वांटिटी मिलेंगी, एक मिलेगी आपको स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, जो कि 5 mg या उससे लगभग कम होती है, और दूसरी मिलेगी आपको कॉमर्शियल क्वांटिटी, है ना, जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम करता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है और 10,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन आती है कि अगर कोई ऐसा जुर्म करता है जिसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी से तो कम है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच की क्वांटिटी, अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम करता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है कि अगर कोई कॉमर्शियल क्वांटिटी का गैर कानूनी काम करता है ना, अगर कोई ऐसा गैर कानूनी काम करता है जिसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी आती है तो उसे जेल हो सकती है 10 साल की, और जो कि बढ़ के 20 साल तक की भी हो सकती है, और फाइन जो है 1 लाख का तो लगेगा कम से कम, इससे ज्यादा 2 लाख रुपए तक का भी लग सकता है। तो ये 3 तरह के स्टेप्स या 3 तरह के लेवल होते हैं जिसमें आपको फाइन लग सकता है अगर आप गैर कानूनी काम करते हो। तो नेक्स्ट आता है अगर आप किसी कोका प्लांट का, है ना, पीछे हमने ओपीएम पढ़ा, ओपीएम पॉपी पढ़ा, कैनाबिस पढ़ा, लेकिन अगर आप कोका प्लांट या कोका लीव्स का गैर कानूनी काम करते हो तो क्या होता है, whoever in contravention of any poison of this act cultivate any coca plant or gathers any portion of coca plant, अगर आप कोका प्लांट की खेती करते हो बिना लाइसेंस के, या कोका प्लांट का थोड़ा सा भी पार्ट आप अपने पास इकट्ठा करके रखते हो, या उसको प्रोड्यूस करते हो, उस पर कब्जा रखते हो, उसको सेल करते हो, उसको परचेस करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, कोका लीव्स को यूज करते हो, तो आपको बहुत ही टफ पनिशमेंट मिलती है। आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है और आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों चीजें आपको साथ हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग ड्रग्स के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग है। दूसरा, आपके पास लाइसेंस है और आप उस लाइसेंस का गैर कानूनी तरीके से यूज करते हो, तो जो लाइसेंस ही है, मतलब जिसके पास लाइसेंस है उसके पास, उसको भी कुछ पनिशमेंट्स होती हैं, या फिर उसके साथ जो उसके नौकर काम कर रहे हैं उसको भी बहुत पनिशमेंट होती है अगर कुछ गलत काम करते हैं तो सबसे पहला ओमिट का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, रिमूव करना, है ना, omit to maintain accounts in accordance with the provision of this act। हम जब एनडीपीएस एक्ट पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान से पढ़ते हैं कि जो भी सेल हम करेंगे नार्कोटिक ड्रग्स का या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, उन सबका हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा लाइसेंसी है जो रिकॉर्ड नहीं बनाता है ना, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं बनाता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सरकार द्वारा। अगर आपको कोई पूछता है, इंस्पेक्टर आके कि आप लाइसेंस दिखाओ, आपका परमिट दिखाओ, ठीक है, कोई भी ऑफिसर आके अगर पूछता है और अपना लाइसेंस परमिट आप नहीं दिखा पाते हो उस समय, तो आप तब भी पनिशमेंट मिलता है आपको। अगर आप झूठे अकाउंट बनाते हो, झूठे स्टेटमेंट दिखाते हो, नकली स्टेटमेंट दिखाते हो, तब भी आपको फाइन भरना पड़ता है, आपको पनिशमेंट होती है। अगर आप जानबूझ के, नोइंगली का मतलब होता है जानबूझ के अगर कोई काम करते हो, ब्रीच करते हो, किसी के साथ चीटिंग करते हो, चोरी करते हो, लाइसेंस झूठा दिखाते हो, परमिट दूसरा दिखाते हो, ठीक है, जिसकी अभी तक पेनल्टी कोई डिसाइड नहीं है, तो आप मन मर्जी करते हो तो भी आपको पनिशमेंट मिलती है। लगभग जितनी भी चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी उसका जो पनिशमेंट है कि 3 साल तक का जेल हो सकती है, या फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा गया है इतना आप लिख लोगे तो आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसे हम पढ़ रहे हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसके साथ साथ पूछा गया है एक्सप्लेन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। पहले पूछा गया स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, दूसरा आपसे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन पूछा गया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे स्टेट और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में, हेडिंग डालेंगे स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल।
द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसको शॉर्ट में एसपीसी कहा जाता है, एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसको जेएसपीसी कहा जाता है, आर इम्पोर्टेंट बॉडीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट। ये आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा, फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट के तहत ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाई गई हैं, ये दो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स बनाई गई हैं, जिसका नाम है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। टू रेगुलेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एट स्टेट लेवल। क्यों बनाया गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल? ताकि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो सके प्रॉपरली, है ना। हम जो फार्मासिस्ट बन के निकलते हैं, चाहे डी फार्मा वाले हो चाहे बी फार्मा वाले हो, हमको क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से हो सके, प्रॉपर नियंत्रित तरीके से हो सके, ये काम कौन करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा किया जाता है स्टेट लेवल पे। इनका भी कुछ कंपोजिशन होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स या कंपोजिशन देखते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल होती है जो कि पर्टिकुलर स्टेट में चलती है, ठीक है। इनका मेन काम होता है जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, जिनको डिग्री मिल गई है या जिनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया है, उनका नाम रजिस्टर में मेंटेन करना, जो सेंट्रल रजिस्टर होता है उसमें। तो क्या क्या मेंबर्स होते हैं, क्या कंपोजिशन या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का? तो 3 कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं। पहली कैटेगरी होती है इलेक्टेड मेंबर्स, है ना। इलेक्टेड मेंबर्स जिन्हें इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं जिन्हें चुना जाता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मतलब एक स्टेट है उसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उनमें से 6 फार्मासिस्ट को या 6 मेंबर्स को चुना जाता है इलेक्टेड मेंबर्स बनाने के लिए। एक मेंबर चुना जाता है एमसीआई से, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट। जो आपका स्टेट है उसमें मेडिकल काउंसिल भी होता है, उसमें से एक मेंबर को चुना जाता है इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। दूसरी कैटेगरी आती है नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिसे हम नॉमिनेट करते हैं, है ना, कि हम इसको यहाँ पे मेंबर बनाना चाहते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में से 3 मेंबर्स होते हैं जिसे नॉमिनेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। थर्ड कैटेगरी होती है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, मतलब ऐसे ऑफिशियल मेंबर्स जो पहले किसी ऑफिशियल पोजीशन पे थे और अब उन्हें यहाँ का मेंबर बनाया जाता है। इसमें आते हैं आपके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर हैं वो आते हैं। जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं ड्रग कंट्रोल के उस स्टेट के वो आते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है काउंसिल के द्वारा, है ना। जो भी काउंसिल रहती है उसके द्वारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बाद नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसे शॉर्ट में जेएसपीसी कहा जाता है। द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more states agree to collaborate in administering pharmacy regulation। जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले समझो कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता क्या है। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है जब कोई 2 स्टेट, है ना, या 2 से ज्यादा स्टेट आपस में एग्री हो जाते हैं कि हाँ हमें आपस में मिलके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाने हैं फार्मेसी के, तब बनता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्पेशली उन स्मॉलर स्टेट्स के लिए या उन स्मॉलर रीजन्स के लिए हेल्पफुल होता है जहाँ पे रिसोर्सेज यानी कि जहाँ पे सुविधाएं बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं रहती, सारे रिसोर्सेज नहीं रहते। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेट क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स मिलके आपस में जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे के रिसोर्सेस, एक दूसरे की सुविधा को यूज करके फार्मेसी के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, फार्मेसी के रेगुलेशंस को मेंटेन करके रख सके। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले इलेक्टेड मेंबर्स की कैटेगरी होती है जिसमें 3 से 5 मेंबर रहते हैं जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में से चुने जाते हैं। जितने भी आपके स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे 2 स्टेट हो, 2 से ज्यादा स्टेट हो, हर स्टेट में से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को चुना जाएगा। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को चुना जाएगा जो कि मेडिकल काउंसिल का रहेगा। हर एक स्टेट के एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा।
नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं जिसमें 2 से 4 मेंबर रहते हैं हर एक पार्टिसिपेट स्टेट के। इसमें से जैसे 2 से 4 मेंबर हैं तो अगर 4 मेंबर है उसमें से कम 50% तो ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी में, है ना। जैसे आप 4 लोग चूज कर रहे हो नॉमिनेटेड मेंबर्स में, तो उसमें से 2 तो ऐसे होने चाहिए जिसको कि फार्मेसी प्रोफेशन के हो। अब चाहे उनके पास डिग्री हो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे डिप्लोमा हो, लेकिन 50% पर्सन ऐसे होने चाहिए जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड। थर्ड कैटेगरी आती है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब ऐसे मेंबर्स जो पहले किसी ऑफिशियल पोजीशन पे थे और अब यहाँ के मेंबर बन रहे हैं। तो इसमें आते हैं आपके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर्स हर एक स्टेट के, ठीक है। ऑफिसर्स इंचार्ज आते हैं आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के। एक गवर्नमेंट एनालिस्ट आते हैं जिसको हर एक स्टेट द्वारा खुद नॉमिनेट किया जाता है। इतना आपसे एक पार्ट में पूछा गया। फिर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ना। जैसे आप लोगों ने डिप्लोमा कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, या फिर जिसने बैचलर्स कर लिया उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम है वो रजिस्टर में लिखे जाते हैं, वो मेंटेन किया जाता है रजिस्टर स्टेट काउंसिल द्वारा और सेंट्रल काउंसिल द्वारा। सेंट्रल काउंसिल जहां पे भी यूज हो रहा है मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनका जब नाम लिखा जाता है रजिस्टर में तो उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है स्टेट काउंसिल द्वारा, सेंट्रल काउंसिल द्वारा, है ना। तो रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो सबसे पहले जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है उसका पूरा नाम लिखा जाता है, रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। उसका जो भी लड़की है तो हिज, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, उसका जैसे ही रजिस्टर में नाम लिखा जाता है तो किस डेट पे उसका एडमिशन हो रहा है वो डेट लिखी जाती है। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है वो लिखी जाती है। डी फार्म है तो डी फार्म लिखा जाता है, बी फार्म है तो बी फार्म लिखा जाता है। जो भी क्वालिफिकेशंस उसके पास है वो रजिस्टर में एंटर करी जाती है। उसका प्रोफेशनल एड्रेस मतलब वो काम कहाँ करता है ना। अगर वो किसी के अंडर नौकरी करता है तो उस आदमी का, पर्सन का नाम होना चाहिए कि वो किसके अंडर नौकरी करता है। एक बार अगर नाम लिखा गया रजिस्टर में तो एंट्री कैसे होती है, और अगर एंट्री हो गई तो फिर रिमूव कैसे होता है नाम, दोनों चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम एंट्री पढ़ेंगे। एक डेट आती है, ठीक है। तो जब डेट आती है तो जितने भी लोगों को एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए वो एप्लीकेशन जमा करते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके, है ना। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो भी रजिस्ट्रार रहता है उसके पास जाके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करनी पड़ती है। द एप्लीकेंट हैज रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जो भी एप्लीकेशन जमा करना चाहता है उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। तो जब उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी तो उसका नाम डायरेक्टली रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। ऐसे पर्सन जिसका नाम हटाया जा चुका है रजिस्टर से या दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन से तो वो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा सेम टाइम पे नहीं करा सकते। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया रजिस्ट्रार के पास चले गए तो आपको फीस जमा करनी पड़ती है ना। फीस जब आपने जमा कर दी तो रजिस्ट्रार क्या करता है, आपको एक रसीद देता है और वो रसीद जो है प्रूफ रहती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या आपने रजिस्ट्रेशन जो रिन्यू कराना है कुछ समय अवधि के बाद तो वो कब कराना है वो सब कुछ उस रिसिप्ट में लिखा रहता है। एंट्री तो हो गई रजिस्टर में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार एंट्री हो गई तो एंट्री उसको रिमूव नहीं कर सकते रजिस्टर द्वारा। अगर कोई पर्सन गैर कानूनी काम करता है तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। अ पर्सन whose name has been removed from the register is required to surrender his certificate of registration to the registrar of the pharmacy council concerned। ऐसा कोई भी पर्सन है जिसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया है किसी भी जुर्म की वजह से तो उस पर्सन को अपना सर्टिफिकेट, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार के पास तुरंत जमा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपको फाइन लगता है। ये जो रजिस्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम लिखा जाता है, इसको प्रिंट किया जाता है हर साल अप्रैल के फर्स्ट डे पे, यानी कि 1 अप्रैल को इसको प्रिंट किया जाता है। फार्मेसी एक्ट 1959 जब से बना है तब से
1959 में जब से इसका अमेंडमेंट हुआ है तब से लेके 1 अप्रैल को हर साल रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं। इसके बाद हर साल 1 अप्रैल को रजिस्टर में नाम अरेंज किए जाते हैं, फिर उसको रीप्रिंट किया जाता है। जो भी इसके सप्लीमेंट्स हैं, जो भी इसके एडिशंस हैं और वो ऐड किया जाता है और रजिस्टर को अपडेट किया जाता है रजिस्ट्रार द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है फार्मेसी विद स्वाति के नाम से, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम स्वाति सेजवानी नाम से मेरी आईडी है और स्वाति सेजवानी नाम से भी आपको मेरी आईडी मिलेगी। इसके साथ साथ फार्मेसी के कुछ नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आपको इंस्टा आईडी मिलेगी मेरे नाम से, फार्मेसी विद स्वाति। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हो तो आप उदित फार्मेसी का क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। प्ले स्टोर में जाना है आपको, उदित फार्मेसी की ऐप को इंस्टॉल करना है और जो भी आपका मनपसंद कोर्स हो क्रैश कोर्स में, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो खरीद सकते हैं, सेकेंड ईयर के हैं तो वो खरीद सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।